अस्सलाम वालेकुम। एक खूबसूरत दिन के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। चल रहे हैं हम ग्लाटा टावर की तरफ, इस्तकलाल स्ट्रीट में इस वक्त। सबसे पहले जो हमारा डेली का काम है करेंसी चेंज कराना, हम उतनी चेंज कराते हैं जितनी हमें एक दिन में हमें आइडिया होता है कि एक अंदाज़ा लगाते हैं कि जितनी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने करेंसी चेंज कराई क्योंकि हम अभी दुबई से यहाँ पे हैं, तो हमने तो दरम चेंज करवाए हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से आते हैं तो आप कह लें कि इनका लीरा जो है, 1 लीरा मतलब 1 रुपये, 1 लीरा इनका हमारे पाकिस्तानी 9 रुपये बनता है, तकरीबन 9 रुपये। तो उस हिसाब से आप चेंज करा सकते हैं। और अभी हम चल रहे हैं ग्लाटा टावर की तरफ। फिर हमने प्लान में शामिल है जी हमारे, हमने तोपकापी महल जाना है, ठीक है। उधर से फिर प्लान में ये भी शामिल है कि जी उधर से ग्रैंड बाज़ार जाना है। ग्रैंड बाज़ार जो है यहाँ पे सुना है थोड़ा सस्ता बाज़ार है, क्योंकि ये इस्तकलाल स्ट्रीट जो है ये थोड़ी सी महंगी है। यहाँ पे मैंने शॉपिंग कल थोड़ी सी की है, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि प्राइस देख के मेरे होश उड़ रहे थे। पाकिस्तान से यहाँ पे हम कहते हैं पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत महंगाई है। पता नहीं इनकी करेंसी वैल्यू थोड़ी कम हो गई थी टाइम से, तो इसलिए इनकी अब रुपए की जो है ना वैल्यू बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से महंगाई बहुत लग रही है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि कल मैं एक टी शर्ट अगर मैंने लेनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मुझे यहाँ पे 4-4 हज़ार की मिल रही है। तो अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी में देखूँ तो वो मैं कहती हूँ कि एक टी शर्ट 4 हज़ार की लेनी है, इससे बेटर है कि मैं ना ही लूँ। तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड दुबई, तुर्की मुझे महंगा लगा है। अब कल अगर मैं ग्रैंड बाज़ार आज अगर मैं ग्रैंड बाज़ार जाती हूँ तो वहाँ देखती हूँ, हो सकता है मार्केट टू मार्केट भी वेरी करता हो कि मे बी ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ट्राम चलती है। आप देख सकते हैं कि ये लाइन जा रही है इधर से, तो ट्राम बीच में चलती है, स्लो होती है और आराम से गुजर जाती है। उसके अलावा ज़्यादा लोग यहाँ पैदल चलना पसंद करते हैं। और दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि ब्रांड्स ही ब्रांड्स हैं, थ्रू आउट दुकानें हैं यहाँ पे। जैसे आप देख लें कि लाहौर में MM आलम पे होंगी, इस्लामाबाद में ब्लू एरिया आप देख लें, और इसी तरह अगर आप UK गए हुए हैं तो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जो है ना, वहाँ पे भी इस तरह लोग पैदल चलते हैं और दोनों तरफ ब्रांड्स हैं। वहाँ पे बसेस बीच में गुजर रही होती हैं। हो सकता है कि ग्रैंड बाज़ार सस्ता हो इससे और इस्तकलाल स्ट्रीट महंगी हो, ये मैं कंपैरिजन आपको बताऊंगी। लेकिन पाकिस्तान से ओवरऑल तुर्की महंगा है। हम कहते हैं पाकिस्तान बड़ा महंगा हो गया, तो तुर्की तो बहुत ही महंगा हो गया। लाइक छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, और यहाँ की फ़ूड भी बहुत महंगी है कि अगर आप चाय पिए तो चाय आपको 4 हज़ार की पड़ जाती है। हम हस्बैंड वाइफ ने 2 कप चाय पी तो हमें वो 4 हज़ार बिल बना। लिटरली हमने कहा कि चाय इतनी महंगी है। तो जो सुना था पहले उससे काफ़ी चेंज है, अब करेंसी चेंज हो चुकी है, मतलब डीवैल्यू हो चुकी है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ग्लाटा टावर पहुंच गए हैं और यहाँ आके हमें पता चला है कि बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं जी। ये गोरों की मरी है, जैसे मरी की रोड है ना, स्टीप सी, साथ दुकानें ही दुकानें हैं, बिल्कुल ये भी गोरों की मरी है, समझ लें इस्तांबुल। बड़ी मुश्किल से चढ़े हैं, सांस फूला हुआ है। और आगे पता चला कि ग्लाटा टावर पे कंस्ट्रक्शन हो रही है ऊपर,
सारी रेनोवेशन कर रहे हैं उसकी, तो वो बंद है। और अब जो है हम देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्लान था उस तरफ चलते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जी मशहूर है कि ग्लाटा टावर पे अगर आप किसी लड़की के साथ जाते हैं, लाइक अपनी मंगेतर के साथ जाते हैं, तो उससे लाजमी शादी हो जाती है। कोई सुना है मैंने यहाँ कोई इस तरह की कोई साइंस है, लेकिन पता नहीं सच है कि नहीं, बहरहाल है। ये देखें नी ग्लाटा टावर, ऐसा एक्चुअली होना था, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन उस पर रेनोवेशन हो रही है, तो गरीब की शक्ल ही बिगड़ी हुई है। वैसे ऐसा होना था और इसके अंदर हमने जाना था। अब मुझे लगता है ये लेना ही पड़ना है मुझे। हम चल रहे हैं अब मेट्रो स्टेशन की तरफ, ताकि हमें पता चल सके कि हमने तोपकापी महल किस डायरेक्शन की ट्रेन से जाना है। और यहाँ पे प्रॉपर बोर्ड लगा हुआ है जिस पे मेंशन हुआ हुआ है कि हमने कितने स्टेशन कवर करने हैं, देन हम तोपकापी महल पहुँच जाएंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड कि तोपकापी महल जाना है। मैंने उसकी पहले ही मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी, और जो मैं डेस्टिनेशन की तरफ जा रही हूँ, मुझे और एक्साइटमेंट मेरी बढ़ रही है जी। तोपकापी महल पहुंच गए हैं। मेट्रो से बैठे थे हम और सीधा पैलेस के आगे उतारा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि महल के अंदर क्या होगा, क्योंकि उसकी जो वॉल्स है ना, अलग ही वाइब आ रही है। तो देखते हैं जी अंदर क्या बनता है, कैसा सीन है। सीन तो बड़ा हिस्टोरिकल होगा, मज़े का। ये देखें जी, बोर्ड लगा हुआ है, एरोस दिए गए हैं, आपने इसी तरफ पैदल चलते जाना है। आप लोग देख सकते हैं कि थ्रू आउट पैदल चल रहे हैं। एक्चुअली पहले भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी डेस्टिनेशन पॉइंट पे तुर्की में जब आप बाय ट्रेन जाते हैं, तो स्टेशन जो होता है ना, रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन से थोड़ी गैप पे होता है, आपको मस्ट पैदल काफ़ी चलना पड़ता है। महल के देखें ऑपोजिट शॉप मार्केट है कंप्लीट, आप उसको भी पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। फाइनली एंट्री पॉइंट पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है जिससे आप अपने, अगर आपके पास कोई लगेज है, पर्सनल्स हैं, तो उसको आपने स्कैन कराना है। देन आपको अंदर, ये देखें जी, यहाँ से भी एक कंप्लीट वॉक थ्रू है। अब जस्ट आप चलते जाएं और एक्सप्लोर करते जाएं।
फाइनली हम तोपकापी महल के मेन डोर, मेन एंट्रेंस पे पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि हम कितना पीछे से पैदल चल के आए हैं और मेन गेट जो इसका एंट्रेंस का है वो अंदर है। इधर एक साइड पे जी टिकट कॉर्नर था। जी यहाँ पे सबसे पहले टिकट लेनी पड़ती है जो 1500 लीरा है, जो कि पाकिस्तानी कन्वर्ट करने आपने हर जो प्राइस है ना जो लीरा में लिखे होंगे उसके आगे एक ज़ीरो लगा देना है, तो वो पाकिस्तानी करेंसी बन जाती है। लेकिन अगर 500 लिखा हुआ है तो उसके आगे ज़ीरो लगा दें, वो 5000 पाकिस्तानी हो जाएंगे। और अगर 1500 लिखा है तो उसके आगे ज़ीरो लगा दें तो 15000 हो जाएगा। ये जी डिफरेंस है। कीमतें बड़ी ही इन्होंने रखी हुई हैं ठीक ठाक किस्म की। टिकट लेके हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पे जी स्कैन मशीन लगी हुई है जहाँ पे टिकट स्कैन करेंगे और अंदर एंटर हो जाएंगे। काफ़ी रश है यहाँ पे। अंदर आए हैं तो आइडिया हुआ कि यहाँ पे भी तोपकापी महल में एक म्यूज़ियम बनाया गया है, जैसे हागिया सोफिया को म्यूज़ियम एक और And headphones? Only phones. In order to listen to further information, you need to pick the code of each historical piece. जी ये उन्होंने हमें एक अदद फ़ोन दे दिया है, पर पर्सन फ़ोन दे देते हैं जब टिकट लेते हैं आप। इसमें साथ साथ जो है ना हिस्ट्री डिफाइन हो रही होती है कि कौन सी चीज़ क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या थी, सारा कुछ आपको बस आप अपनी कंट्री बतानी पड़ती है, पासपोर्ट देना पड़ता है, तो वो जो लैंग्वेज आप चाहते हैं वो लैंग्वेज सेट कर देते हैं। हमने इंग्लिश सेलेक्ट करवाई तो वो अब एक्सप्लेनेशन दे रहा है इसकी। Do not smoke in the harem or exhibition halls. Do not touch the items. Do not eat or drink anything in the exhibition halls. Besides, was turned into a museum on April 3rd, 1924 by Mustafa Kemal Atatürk, the founder of Turkish Republic. While the palace surrounded by gardens and kiosks, this is called Justice or Divan Square. जस्टिस और The दीवान Sultan was allowed to pass this gate on horseback. जी Ordinary citizens not allowed to enter this part of the palace. Let's have a closer look at the courtyard called the Divan Square. Behind the column porticos, you will find the kitchens and its auxiliary buildings. The path on the left leads to the stables. Just in front of you, you will see the glamorous Tower of Justice. You can enjoy a breathtaking view. You can either continue. जी ये वो जगह है जी जिसको दीवान कहते थे, जहाँ पे बादशाह जो हैं वो बैठ के डिसीजंस लेते थे। तमाम जो उनकी डेली क्या कहते हैं डे टू डे के जो मैटर्स डिस्कस होते थे वो ये तमाम यहाँ बैठते थे। ये देखें ऊपर से गुंबद इसका। ये आगे एक और एरिया है जी साथ ही, जहाँ पे अब एंटर होने लगे हैं। अब देखती हूँ मैं कि यहाँ पे अंदर क्या क्या रखा गया म्यूज़ियम में। जी यहाँ पे इन्होंने क्लॉक कलेक्शन रखी हुई है, ये देखें।
बड़ी ज़बरदस्त क्लॉक्स रखी गई हैं। आप देखेंगे कितनी वैरायटी है यहाँ पे, और ये डिफरेंट दौर दिखाए हैं, ये डिफरेंट एराज़ की हैं। लाइक कोई किस बादशाह के अंडर थी, कोई किस बादशाह के दौर की हैं, उन सबको उन्होंने सम अप करके यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखेंगे आगे जंग का सामान, तलवार, क्योंकि तलवार यूज़ होती थी। उसके लेटर ऑन बाद में गन्स आ गई। गन्स की भी जो है डिफरेंट वैराइटीज़ दिखाएगी यहाँ पे। होती थी ये देखिए, थ्रू आउट हर बादशाह के दौर में जो जो इम्प्रूवमेंट्स आती रहीं जंगी लिहाज से, ठीक है, वो सारी यहाँ पे दिखाई गई हैं। उसके बाकायदा सन डेट्स मेंशन की गई हैं, यहाँ पे उनके नाम मेंशन किए गए हैं। लगा हुआ है और उसकी खुशबू जो है ना बड़ी मज़े की लग रही है। ये मस्जिद है, महल के अंदर जो बादशाह की मस्जिद है, और ये वज़ू की जगह है जी।
ये जी सुभान अल्लाह हज़रत मूसा का असा पड़ा हुआ है यहाँ पे म्यूज़ियम में। इस अहाते में हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े, हज़रत फ़ातिमा के कपड़े, उनके बर्तन और डिफरेंट रेलेवेंट चीज़ें, खुलफा राशिदीन से रेलेवेंट चीज़ें इस अहाते में पड़ी हुई थी। और यहाँ पे एक कारी मुसलसल क़राअत कर रहे थे जो हर नमाज के बाद क़राअत करते थे। और मैं सारे म्यूज़ियम में घूमी हूँ, लेकिन जो इस अहाते में एंटर होते ही वाइब्स थी ना कि इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल और अजीब सा फील कर रहा था, क्योंकि एक तरफ से तो क़राअत की आवाज़ मुसलसल आ रही थी, कुरान पढ़ा जा रहा था, सुभान अल्लाह। और सेकेंडली जो यहाँ पे म्यूज़ियम में चीज़ें रखी गई थी उनको देख करना बड़ा डिफरेंट फ़ील हो रहा था। कुरान के बहुत से ओरिजिनल नुस्खे भी यहाँ पे पड़े हुए थे। यहाँ पर आपको खाना काबा से रेलेवेंट हर चीज़ का फर्स्ट ओरिजिनल हिस्सा नज़र आएगा। यहाँ पे खाना काबा का पहला ग़िलाफ़, हिजरा अस्वद, कुरान के बहुत से ओरिजिनल नुस्खे, पुराने दौर के नुस्खे और हमारे सहाबा से रेलेवेंट चीज़ें, ग़िलाफ़ के टुकड़े, मतलब आपको बेतहाशा हिस्ट्री नज़र आएगी। क्योंकि उस दौर में जो बादशाह थे वो हुक्मरान थे वहाँ के, खाना काबा उनके अंडर आता था, लिहाजा हर चीज़ उन्होंने अपने पास सेव की है। और मज़े की बात यह है कि तुर्की के म्यूज़ियम में आज तक ये चीज़ें बिल्कुल महफूज और ओरिजिनल हालत में हैं। एक बहुत बड़ा काम है कि उन लोगों ने इस चीज़ को अभी तक सेफ रखा हुआ है। नेक्स्ट एरिया में आए तो ये देखें जी ओरिजिनल स्टोन्स पड़े हुए हैं और उस दौर के कॉइन्स भी, गोल्ड कॉइन, चांदी के कॉइन, तांबे के कॉइन, उससे पहले जो थे ओरिजिनल पत्थर जो इस्तेमाल होता था, जो ज्वेलरी मेकिंग के लिए यूज़ होता था। अब आप देखें कि यहाँ पे बादशाहों की क्रॉकरी को आप देख लें, किस कदर एक्सपेंसिव गोल्ड, डायमंड, उस पर डायमंड जड़े हुए हैं और आप लेवल चेक करें।
इन चीज़ों को जस्ट देख के मैं ये कह सकती हूँ कि इंसान पे अगर अरूज आता है तो उस पर ज़वाल भी ज़रूर आता है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ने जिसमें भी रखा है हमें। अब देखें, और ये देख के ये हमें इबरत ज़रूर मिलती है कि बादशाह आए, हुक्मरानी भी की उन्होंने, और उसके बाद देखें उनके इस्तेमाल करने वाली छोटी से छोटी चीज़ सोने, हीरे, मोतियों में जड़ी हुई है, लेकिन क्या वो ये साथ लेकर गए? नहीं। इससे हमें ये लेसन लेना चाहिए कि दुनिया में जो कुछ भी है वो यहीं रह जाना है। और शायद सिर्फ ये चीज़ें इन्होंने लगाई भी इसीलिए म्यूज़ियम में कि ना सिर्फ इसको हम इंजॉय कर सकें, देख सकें, बल्कि हम इससे लेसन भी ले सकें कि ये चीज़ें यहीं पर। थोड़ी देर बैठ के इतना बड़ा महल है कि आपकी टांगें रह जाती हैं, चूँकि इन्होंने अंदर म्यूज़ियम बना दिया है और उसके मतलब डिफरेंट सेक्शन हैं, हर एरिए में डिफरेंट म्यूज़ियम हैं उनकी, जो है क्या कहेंगे, नवादरात क्या कहेंगे उसको, वो सारी पड़ी हुई हैं। अभी मैंने कहा 2 मिनट बैठ जाते हैं, लिटरली थक गई हैं टांगें, इतना बड़ा महल है, बहुत बड़ा महल है। समुंदर का व्यू नज़र आता है। मेरे ख्याल में बादशाह यहीं से एनालिसिस करता होगा कि क्या वर्किंग करनी है। ये बहुत ज़बरदस्त जी व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप देख ही सकते हैं कि महल किस कदर बड़ा है, और बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे एक सिटी है, एक कंप्लीट सिटी है जिसके अंदर मस्जिद भी है, तो एवरीथिंग।
चीज़ का इस कदर महफूज होना। और आप देखें कि कितने बादशाह गुजरे हैं और उनके एक पूरा टन्योर होता था लाइफ का, उसकी उनकी फैमिलीज़ की हर चीज़ को सेव करना बड़ी बात है। ये बाहर निकले हैं तो ये देखें जी, यहाँ पे पूरे महल का मैप दिया गया है। इस कदर बड़ा महल है कि अभी भी मुझे यही लग रहा है कि शायद इसका बहुत सा हिस्सा मैंने मिस कर दिया है। हालांकि मुझे कितने घंटे हो गए यहाँ पे घूमते हुए। बागीचे, बाग, खूबसूरती। और तुर्की गवर्नमेंट को मैं अगेन एप्रिसिएशन दूंगी कि जिस कदर उन लोगों ने इसको मेंटेन रखा है, बहुत बड़ी बात है जी। नेक्स्ट एरिया में है यहाँ पे जी, बहुत ज़्यादा ओल्ड तो नहीं, लेटेस्ट जो लास्ट के बादशाह थे उनके दौर के जो उनके पर्सनल यूज़ का फर्नीचर था और उनकी कुछ पर्सनल चीज़ें, वो जो एक एरिया बनाया गया है वहाँ पे उनके स्पेशल कारपेट्स वगैरह बिछाए गए हैं। उसके लिए उन लोगों ने हमें रैप दिए थे कि हम अपने जूते रैप करके अंदर आएँ ताकि डस्ट पार्टिकल बिल्कुल एंटर ना हो और किसी चीज़ को टच करना भी मना था। यहाँ पे बाकायदा रोब्स लगाई गई थी, बस ओवरव्यू दूर से लेना है। आप अगर इंटीरियर ये देखें सारा तो आपको आइडिया होगा कि ये बहुत पुराना दौर नहीं है। ये मेरे ख्याल में ये लास्ट वन जो इनके बादशाह थे। ये देखें, जो ईसाइयों के दौर में भी जो डाइनिंग का एक खाना खाने का रिवाज हो गया था, ये वो भी पड़ा हुआ उस दौर का। यहाँ पे मतलब ज़बरदस्त मेंटेनेंस है जी, आफरीन है। इन लोगों ने जिस कदर इसको मेंटेन किया हुआ है और उसको देखें यूटिलाइज़ किस तरह कर रहे हैं। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत गुजरा है और बहुत सी मेमोरीज़ बनी हैं जो मेरे ख्याल में मैं हमेशा याद रखूँगी, क्योंकि महल में घूमकर और यहाँ की चीज़ें देखकर बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ है। और जिस तरह इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, ये भी आफरीन है। लाइक चलते जाएं, देखते जाएं और एंजॉय करते जाएं जी। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।